हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन शैलेंद्र एकेडमी। आई एम शैलेंद्र अग्रवाल और आज हम एक ऐसा वीडियो लेकर के आए हैं जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उस वीडियो से आपको समझ में आएगा कि एग्जाम में आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, मैकेनिक्स पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और अभी जो हाल ही में 23 मई 2025 को कुछ ब्रांचेस का बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का पेपर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का हुआ है, उसका कंप्लीट सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। किस तरीके से वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आपको किस तरीके से लिखना है ताकि आप 90% प्लस मार्क्स उस पेपर के अकॉर्डिंग लेकर के आए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ये है हमारे पास पेपर, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इस पेपर में जो एक बीटीयूबी का पेपर का पैटर्न सेट हुआ है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, फिर फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, फिर वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूट क्वेश्चन आएंगे, फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे। ऐसा कुछ नहीं आया था। सिर्फ चूंकि 60 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, 5 यूनिट है, तो एक एक क्वेश्चन 5 यूनिट से आया है, जिसमें से 3 में से 2, 3 में से 2, 3 में से 2 करने हैं। और एक लास्ट 6th क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, जिसमें ट्रू एंड फॉल्स करके आया है। तो देखिए, कुछ कंडीशंस बन सकती हैं कि इसी तरह का प्रश्न आए, कुछ कंडीशंस बन सकती हैं कि पैटर्न के हिसाब से प्रश्न आ जाएं। तो इसके लिए हमको बिल्कुल रेडी रहना है। ये कहीं भी डिफाइन नहीं है कि पहला पेपर इस तरह से आया है तो सेकंड जो अभी होने वाला है या होगा वो इस तरीके से ही आएगा। तो हमको सब कुछ पढ़ना है। हमारे पास जो समय है, जितना समय है, हमें उसमें अपनी अच्छी तैयारी करनी है। अब इस वीडियो में जब हम इस पेपर का सोल्यूशन करेंगे तो क्या तरीका रहेगा करने का, वो सिंपल सा ये तरीका रहेगा कि जो जो क्वेश्चन आया है, क्योंकि पूरे ही क्वेश्चन जितने भी वीडियो इस चैनल पे बने हुए हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट में, उन्हीं में से आया है। तो हम आपको एक एक क्वेश्चन को बोलते जाएंगे, उसके बारे में हम जो आपको बताना है वो बताते जाएंगे और उसके साथ उस वीडियो की लिंक देते जाएंगे, तो आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यह कि चूंकि ये पेपर तो हो चुका है तो सेम तो आएगा नहीं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन पेपर ऐसे होते जा रहे हैं जो लेवल उनका बहुत ज्यादा हाई नहीं है, लेकिन जिस तरह से इसके पहले पेपर हुआ था उसी तरह का वो पेपर है। तो हम इसके सोल्यूशन की बात करेंगे। इसी तरह से मिलता हुआ क्वेश्चन पेपर आपको कुछ दिन बाद जब पेपर होगा तो आपको मिलने वाला है। तो अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ये पेपर है इंग्लिश और हिंदी में, और इसमें क्या क्या क्वेश्चन आए हैं हम एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और आपको उस वीडियो की लिंक देते जाएंगे और बताते जाएंगे किस लेक्चर नंबर पे हमने उसको पढ़ाया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोई 2 पार्ट आपको करने हैं 3 में से, और आया है कि हिंदी में पढ़ते हैं, वेक्टर मात्रा क्या है या वेक्टर राशियां किसे कहते हैं, इसके 2 व्यवहारिक उदाहरण दीजिए। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या आया है कि व्हाट इज द वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर के बारे में पूछा गया है। अब जो हमारा आप लोगों से हमेशा कहना है कि कोई भी अब 5 नंबर में क्वेश्चन आया है कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी मींस ऐसी क्वांटिटी जिसमें आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दी रहती है, उनको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन इतना सा लिखने से काम नहीं बनेगा, आपको प्रॉपर अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि ये राशियां क्या होती हैं, फिर उनमें से वेक्टर राशियां क्या होती हैं, ये सब बताया गया है। और फिर उसके बाद बोला है गिव इट्स 2 प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो बल भी वेक्टर क्वांटिटी है, दिशा होती है। और दूसरी चीज वेग की बात करें, वेग भी वेक्टर क्वांटिटी जिसमें दिशा होती है। लेकिन क्या इतना हम लिख देंगे एग्जाम्पल, और एक लिख दिया हमने फोर्स, और एक लिख दिया हमने वेलोसिटी, या हमने लिख दिया बल एवं वेग, तो क्या ये एग्जाम्पल 2 लिख देना ही उसका एग्जाम्पल है? गिव इट्स 2 प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। यस, ये एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन इनको आप एक्सप्लेन करिए। जब आपके पास ऊपर का कंटेंट नहीं है तो आपने एग्जाम्पल लिखा, नंबर 1 2 बोला है, उसने आपने लिखा फोर्स, या फिर जो भी बच्चे हिंदी मीडियम से उन्होंने लिखा बल। अब बल के बारे में लिखिए कि जब हम किसी भी वस्तु पर बल लगाते हैं तो हमें यह आवश्यक होता है कि हम उसके परिमाण के साथ, मान लीजिए कि किसी भी वस्तु में 5 किलो न्यूटन का बल लगा करके हमको वो वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसकाना है, तो हमें जिस स्थान पर खिसकाना है उस स्थान की दिशा का ज्ञात होना आवश्यक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बल एक सदिश राशि है। क्लियर हुआ? इसी तरह वेग की बात करेंगे कि जब हम किसी भी पत्थर को 5 मीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी से फेंकते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो किस डायरेक्शन में हमको उसको फेंकना है। तो ये ध्यान रखेगा आपको, और इस तरीके से आप लिखेंगे तब आपका कम से कम पेज एक पूरा भरेगा और फिर आपको 5 नंबर मिलेगा। सिर्फ इतना लिख करके आ जाएंगे तो काम नहीं बनेगा। और फिर इसी तरह करके हर एक क्वेश्चन अगर आप इतनी लिख के आएंगे, 5 नंबर में 2 नंबर आपको दे देगा, 1 नंबर डेफिनेशन का, 1 नंबर इसका। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमको इसका ध्यान देना है, इसलिए वीडियो पूरा ध्यान से देखिए। हर एक क्वेश्चन की डीप एनालिसिस की जाएगी ताकि आपको आने वाले पेपर के बारे में पता चले। दूसरा हाँ, और ये जो पहला क्वेश्चन था
पहला क्वेश्चन था, इसका जो लेक्चर नंबर 5 वीडियो बना हुआ है। अब ये पहले का फर्स्ट पार्ट था। पहले का सेकंड क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज फोर्स, हाउ डू यू रिप्रेजेंट फोर्स ऑन अ पेपर, या फिर बल क्या है, इसे किसी पृष्ठ या पेपर पर किस प्रकार व्यक्त करते हैं। ये लेक्चर नंबर 6 है। आप देख सकते हैं सारा लिंक आपको दिया जा रहा है कि व्हाट इज द फोर्स, बल क्या होता है। अब बल क्यों, कोई कोई किसी को कोई लिख देता है कि बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है, इतना एक लाइन में आ जाएगा। लेकिन अगर आप यही परिभाषा लिखते हैं कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु की स्थिति एवं उसकी दिशा को बदलता है या बदलने का प्रयास करता है, तो उस कारक को हम बल कहते हैं। इतना भी लिख दिया। फिर आप देखिए बल के प्रभाव, बल के प्रभाव में क्या होता है, बल किसी भी वस्तु का जो शेप और साइज है वो बदल सकता है, वस्तु की दिशा बदल सकता है, वस्तु की गति को कम कर सकता है, वस्तु की गति को बढ़ा सकता है, वस्तु को रोक सकता है। देखिए नंबर कैसे नहीं मिलेगा। और इसके बाद आया है कि हाउ डू यू रिप्रेजेंट अ फोर्स, आपको फोर्स को रिप्रेजेंट करना है। तो फोर्स को रिप्रेजेंट करने का भी हमने बताया कि 4 चीजें आपको आवश्यक होती है। एक क्या होती है, परिमाण होती है, दूसरा क्या होता है, दिशा, तीसरा क्या होता है, पॉइंट ऑफ एक्शन यानी कि कार्यकारी बिंदु, और फिर क्या होता है, क्रिया रेखा। तो बेटा इस तरीके से आप लिखेंगे कि किसी बल को प्रदर्शित करने के लिए हमें निम्न 4 बिंदुओं का या निम्न 4 विशेषताओं का पता होना आवश्यक है, जो कि निम्न प्रकार है। ये आपने लिखा, फिर आपने एक फिगर बनाया, इस फिगर पे आपने इस पॉइंट पे एक बल दिखाया जिसका मैग्नीट्यूड आपने लिख दिया 2 न्यूटन। ये क्या हुआ, परिमाण ऐसे लिखिए, फिगर बनाइए। फिर इसके बाद ये जो एरो बना हुआ है क्या दिखा रहा है, ये दिशा दिखा रहा है। फिर इसके बाद अगर आपने इसको लाइन को ऐसे खींचा, ये क्या है, ये है आपकी क्रिया रेखा। और जो कार्यकारी बिंदु है यहाँ पर एक पॉइंट ए लिख दीजिए, ये ए क्या है, क्रियाकारी बिंदु। कैसे नंबर नहीं मिलेगा, मैं सभी विद्यार्थियों को हर एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, चाहे वो इंट्रोडक्शन ऑफ आईटी सिस्टम का पेपर हो, चाहे वो फिजिक्स का पेपर हो, केमिस्ट्री का पेपर हो, कोई भी पेपर हो, आपको बस केवल जितना पूछा है उतने की एक लाइन नहीं लिखनी है, पूरा लिख करके आएंगे। और सब कुछ इस मैकेनिक्स की बात अगर स्पेशली करें तो इस चैनल में हर एक टॉपिक जो भी आया है इस पेपर में कोई भी वीडियो लेक्चर से बाहर का नहीं है। तो लेक्चर नंबर जो ये है, ये लेक्चर नंबर 6 है, सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन, इसका फर्स्ट वाले पार्ट की ही बात कर रहे हैं। मेंशन 3 फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ एसआई, या इसको हिंदी में बोले माप की 3 मौलिक इकाइयां बताइए। बिल्कुल सिंपल था, 3 मौलिक इकाइयां, एक था एफपीएस, एक था सीजीएस और एक था एमकेएस। यही तो लिखना है। अब जब ये लिखना है तो एफ का मतलब क्या होता है, पी का मतलब क्या होता है, एस का मतलब क्या होता है, सी का मतलब क्या होता है, जी का मतलब क्या होता है, एस का मतलब क्या होता है, एम का मतलब क्या होता है, के का मतलब क्या होता है, एस का मतलब क्या। ये लिखिए कि माप की 3 मौलिक इकाइयों को इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं जो निम्न प्रकार है। एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड। ये किसी भी पदार्थ की या किसी भी भौतिक राशि की, किसी भी राशि की लंबाई, किलोग्राम या फिर समय को व्यक्त करते हैं। ठीक है, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान को, किसी भी वस्तु की लंबाई को, उसके द्रव्यमान को और समय को हम मीटर, किलोग्राम और सेकंड में व्यक्त करते हैं, तो उस प्रणाली को एमकेएस कहते हैं। लेकिन पूरा लिखिए। फिर इसके बाद बोला है एसआई या एमकेएस इकाइयों का पूर्ण रूप क्या है, तो इनका फुल फॉर्म पूछा है वही चीज। तो ये नहीं कि छोटा सा क्वेश्चन आपको लग रहा है तो आप छोटा सा लिखिए, आप कम से कम एक एक डेढ़ डेढ़ पेज के 5 नंबर के क्वेश्चन लिखिए। ये हो गया पहला कुछ। इस वाले क्वेश्चन को हमने लेक्चर नंबर 4 में, इस वाले क्वेश्चन को लेक्चर नंबर 4 में समझाया है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में स्टेट द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, या फिर बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम की व्याख्या कीजिए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब किसी भी बिंदु पर 2 बल इस प्रकार कार्य कर रहे हैं कि वो समांतर चतुर्भुज की 2 भुजाओं को प्रदर्शित करते हो, तो उनका जो परिणामी है उस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण को प्रदर्शित करेगा जो उन दोनों बिंदुओं से मिलकर के जाएगा या उन दो बिंदुओं के इंटरसेक्शन पॉइंट से होकर जाएगा। लेकिन ये कितनी लाइन हुई, 5 लाइन हुई। अब आपने सोचा रहे जो उसने पूछा है हमने लिख दिया। उन्होंने लिखा है बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम की व्याख्या कीजिए। आपने ये पूरी जो 5 लाइन थी वो लिख दी। अब आप एक फिगर बनाएंगे, आप यहाँ पे P लगाएंगे, यहाँ पर Q लगाएंगे, यहाँ पर R लगाएंगे और इसको दिखा करके फिर आप प्रूफ उसका सिद्ध जो करना है, प्रूफ जो करना है वो नहीं करिए, लेकिन आप ये जरूर लिखिए R स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस एल्फा। जो अल्फा है वो अल्फा कर दीजिए, जो थीटा है वो थीटा कर दीजिए, और ये लिखिए कि परिणामी इस तरह से निकालते हैं।
किसी भी समांतर चतुर्भुज के नियम की सहायता से हम किसी पिंड पर लग रहे, ये लैंग्वेज लिखना है, किसी भी समांतर चतुर्भुज के बल की सहायता से किसी पिंड पर लग रहे दो बलों का परिणामी हम समांतर चतुर्भुज की नियम की मदद से इस प्रकार निकालेंगे, एवं उनकी दिशा जो tan थीटा बराबर वाला फॉर्मूला आपको लिखवाया गया है वो लिख देंगे, तब नंबर मिलेगा। प्रूफ भले ही ना करिए जब तक कहा नहीं गया। तो इस तरीके से आप इन चीजों को ध्यान रखिए। ये था पहला क्वेश्चन और इसका सेकंड वाले का, और इसका आपको जो वीडियो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 10 है, सभी की लिंक आपको दिया जा रहा है। अब आपके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन एक बहुत छोटा और बहुत आसान न्यूमेरिकल दिया है। हमने आपको जो न्यूमेरिकल्स कराए हैं वो प्रीवियस ईयर के ही हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे लेवल के आए हैं। इफ अ फोर्स of 40 kilogram is acting opposite of two force of 30 kilogram and 24 kilogram on the same line, मतलब एक लाइन बनाइए और 40 किलोग्राम में दिया है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हमने लिख दिया 40 किलोग्राम का एक जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। किसके अपोजिट, यानी जो फोर्स काम कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन के। कौन से दो फोर्स हैं, एक है 30 किलोग्राम और एक है 20 किलोग्राम। इसमें क्या है क्वेश्चन, बिल्कुल जैसे रस्सी खींचने वाला गेम होता है, यहाँ से एक व्यक्ति 40 किलोग्राम लगा रहा है, यहाँ से दो व्यक्ति, एक 30 और एक 50, टोटल कितना हुआ 50 केजी। यहाँ 40 है, बड़ा क्या हुआ 50 केजी, तो इधर से 40 लग रहा है, यहाँ 50 लग रहा है, तो बचा कितना 10 केजी। यही तो रिजल्टेंट हुआ। लेकिन अच्छे से रिप्रेजेंट करिए। 10 किलोग्राम इसका आंसर आ गया। 5 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए 90% नंबर कैसे नहीं आ रहे इस सब्जेक्ट में। 10 किलोग्राम आपका आंसर आ गया और इस तरीके से आपने रिजल्टेंट निकाल लिया। बस इस फिगर को बनाइए, लिखिए कि उपयुक्त फिगर के अनुसार हम इस तरह लिखेंगे टोटल जो बल हुआ। इधर आपको बताया गया कि इस डायरेक्शन में प्लस लगता है, इस डायरेक्शन में माइनस लगता है। आप लिख दीजिए सिग्मा एफ एक्स बराबर जो है, जो भी सिग्मा एफ एक्स इधर वाले फोर्स को जोड़ दीजिए वाले, तो रिजल्टेंट आपका क्या आ जाएगा 30 प्लस 20 माइनस 40, तो आर इक्वल्स टू आपका 10 किलोग्राम। चूंकि किलोग्राम में उसने दिया तो हमने भी किलोग्राम में निकाल दिया। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल, आपको करके दिखा दिया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड वाले की, थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है कि बल की मोमेंट से क्या अभिप्राय है और इसकी इकाई क्या होती है। व्हाट इज मोमेंट ऑफ फोर्स, व्हाट इज इट्स यूनिट। मोमेंट बराबर आपको कई बार बताया गया है कि ये कोई बिंदु है और इस बिंदु से स्मॉल डी डिस्टेंस की दूरी पर एक फोर्स एफ लगा रहा है, तो मोमेंट इक्वल्स टू होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एफ। किसी भी बल का आघूर्ण, किसी भी बल का आघूर्ण बल गुणे बल की दिशा से उस बिंदु की लंबवत दूरी होगी जिस बिंदु के प्रति उस बल का मोमेंट निकालने को कहा गया है। ये है डेफिनेशन। और आपको लेक्चर नंबर 13, इसके लिए आप जाएं लेक्चर नंबर 13 पे, जिसपे आपको मोमेंट की डेफिनेशन। अब देखिए बल का यूनिट बिल्कुल सिंपल, बचपन से पढ़ रहे हैं, न्यूटन होता है। दूरी का यूनिट मीटर होता है, तो बल मोमेंट का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर। लेकिन अच्छे तरीके से लिखिए, पहले इसको समझाइए, फिर ये फिगर बनाइए, फिर ये फॉर्मूला लिखिए, ये हो गया। फिर एक अलग से हेडिंग डालिए कि मोमेंट की यूनिट, और फिर लिखिए। चूंकि हम जानते हैं कि मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो m बराबर f इंटू डी होती है, जहां बल का मात्रक न्यूटन है, दूरी का मात्रक मीटर है, इसलिए जो मोमेंट का मात्रक हुआ वो न्यूटन मीटर हुआ। अगले क्वेश्चन, तो ये दूसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। आपको एक एक लेक्चर मिलता जा रहा है कि किस लेक्चर से कौन सा कंप्लीट हुआ है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर कहा गया है ड्रॉ सिंपल डायग्राम। एक हिंदी में पढ़ें तो एक सिंपल निम्नलिखित के साधारण चित्र बनाइए। नंबर पहला है उसमें कैंटिलीवर। क्या अब कैंटिलीवर कैसे, क्या कहा गया, सिर्फ कैंटिलीवर लिखा हुआ है। कैंटिलीवर बीम होती है। कैंटिलीवर बीम का आपने इस तरीके से फिगर बनाया। कैंटिलीवर आप लिखेंगे, पहली हेडिंग डालेंगे कैंटिलीवर। कैंटिलीवर को निम्नलिखित चित्र के द्वारा दर्शाया जा सकता है। आपने ये फिगर बनाया, यहाँ पर एक लोड लिख दिया W, यहाँ पर आप चाहें तो डिस्टेंस दिखा दें L, और आप देखेंगे ये, और एक दूसरा फिगर उसमें अथवा लिखिए, यहाँ से फिगर बनाइए, लेफ्ट और राइट दोनों से फिक्स हो सकता है। यहाँ पे आप W लगा दीजिए और L डिस्टेंस कर दीजिए। अब सुनिए, ये फिगर बना दिया। अब लिखिए कि उपयुक्त चित्र के द्वारा एक कैंटिलीवर को दिखाया गया है जो एक तरफ से फिक्स होती है, एक तरफ से दृढ़ होता है जिसका सिरा, और दूसरा सिरा उसका मुक्त होता है जिस पर हमने एक W भार लगाया गया है, जो बद्ध सिरे से L दूरी पर है। क्या लिखना है ये आपको इसीलिए बताया जा रहा है कि अभी जिन बच्चों का भी पेपर है वो सावधान हो जाएं कि आप इस तरह लिखेंगे, तब हम जो 80% 90% का टारगेट ले रहे हैं। आपने कैंटिलीवर का फिगर उसने क्वेश्चन में कहा, आपने बनाया, चले आए बना के बिना कुछ लिखे। क्वेश्चन कितने नंबर का, 5 नंबर का है, तो कहीं ना कहीं नंबर कटेगा, इसलिए पूरा समझाइए।
कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि उपयुक्त चित्र में एक कैंटिलीवर दिखाया गया है जिसके बाएं सिरे पर एक फिक्स बद्ध सपोर्ट है या बद्ध है और दूसरे सिरे पर ये फ्री है जिस पर एक डब्ल्यू लोड लगा है जो बद्ध सिरे से एल दूरी पर है। इसी तरह दूसरे के बारे में लिख दीजिए कि वो दूसरा फिगर। इसके बाद इसका एक और इसी में पूछा गया है कि सपोर्टेड बीम जिस पर कि यूडीएल लगा हुआ है, सिंपली सपोर्टेड बीम को आपने चित्र में बनाया जो दोनों तरफ से सिंपली आप ऐसे ही बना दीजिए, एक तरफ आपने हिंज सपोर्ट लगा दिया और एक तरफ आपने रोलर सपोर्ट लगा दिया। क्लियर, ये हो गई सिंपली सपोर्टेड बीम जो दोनों ही सिरों पर जिसपे सपोर्ट होता है। और कह रहा है उस पर क्या लगा है, यूडीएल लगा है। आपने यूडीएल लगा दीजिए, लीजिए लग गया यूडीएल और यहां लिख दीजिए डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर। लिखिए उपयुक्त चित्र में एक सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लोड दर्शाया गया है। ठीक, ये लिखने का आप इसको यूडीएल को कन्वर्ट करके भी दिखा सकते हैं कि इसको पॉइंट लोड में निम्नलिखित रूप में कन्वर्ट करके हम बना सकते हैं। वो उतना जरूरी नहीं, लेकिन इस तरह से लिख करके तब आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है इसका अगर आपको सोल्यूशन चाहिए कि किस तरह, तो ये लेक्चर नंबर 15। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी का, व्हाट इज मेंट बाय द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्या अभिप्राय है, एक एल लंबाई की यूनिफॉर्म छड़ की सीजी कहाँ होती है। जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी का क्वेश्चन आया है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर किसी भी वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। तो इतना छोटा सा नहीं, उसके बारे में और भी पॉइंट हमने आपको एक एक यहाँ पे लिखवाए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो सेंट्रॉइड से कैसे अलग है, इसके बारे में लिखी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब हम निकालते हैं तो किसी पिंड का निकालते हैं, जबकि जो सेंट्रॉइड होता है वो किसी आकृति का निकाला जाता है। ये सब पॉइंट लिखिए क्योंकि भाई देखो 5 नंबर का है और हमें 5 चाहिए, तो पहले परिभाषा लिखिए, फिर 2-3 पॉइंट लिखिए, कोई एक फिगर दिखा करके आप दिखा दीजिए कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस जगह पे होगा। जैसे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कई सारे फिगर्स के आपको बताए गए, सिंपल। और एल लंबाई की यूनिफॉर्म छड़, तो जैसे अगर कोई एक यूनिफॉर्म छड़ है, ये बिल्कुल आपको दिमाग का इस्तेमाल करना है, ए बी, इसकी लंबाई है एल। तो आप अगर हम ये मार्कर भी लिए हुए हैं, यही छड़ मान लेते हैं, तो ये बीच में ही तो बिल्कुल आएगा, तभी तो ये रख पाएगा हाथ के ऊपर, नहीं तो नहीं। तो अगर इसका जो हमको अगर इसका सेंटर क्या निकालना है, इसमें क्या कहा गया है, सीजी कहाँ होती, तो इसका सीजी किसी भी सिरे से आधी दूरी पर होता है। तो आप लिखेंगे कि चित्र में एक एल लंबाई की एक छड़ ए बी दिखाई गई है जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके दोनों सिरों से L/2 दूरी पर होगा या उसके छड़ के मध्य सिरे पर होगा। तो ये आप देख सकते हैं जाकर के लेक्चर नंबर 27 पे। फिर इसके बाद आया है मेंशन 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तीसरा क्वेश्चन ये था सेकंड, थर्ड का, और ये है थर्ड क्वेश्चन। मेंशन 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, गिव द एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो इसके लिए आपको सिग्मा एफ एक्स बराबर 0, सिग्मा एफ वाई बराबर 0 और सिग्मा एम बराबर 0, एक एक को एक्सप्लेन करिए। सिग्मा एफ एक्स बराबर 0 का मतलब है कि किसी भी पिंड में या किसी वस्तु में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाले सभी बलों का बीजगणितीय योग 0 होता है। फिर इसी तरह से वाई डायरेक्शन में लगने वाले, इसी तरह जेड, इसी तरीके से मूवमेंट जो है किसी भी पिंड पर लगने वाले विभिन्न बलों का मूवमेंट किसी एक बिंदु के प्रति 0 होता है, तब वो संतुलन की अवस्था में कहलाते हैं। और जो उसके आगे एक एग्जाम्पल पूछा है उसमें आप दिखा दीजिए, ये एक बॉडी है, इसमें यहाँ दिखा दीजिए कि यहाँ पर एक 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो सिग्मा एफ एक्स बराबर 0 होगा। अतः ये दिया हुआ पिंड जो है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। तो ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं, फ्रिक्शन की परिभाषा दीजिए, रगड़ के लाभ बताइए। तो डिफाइन फ्रिक्शन, और ये वाला जो क्वेश्चन था ये लेक्चर नंबर 14 में है, आपको लिंक मिलती जा रही है, आप देखते जाइए। फिर इसके बाद जो है आता है क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन फ्रिक्शन। बहुत आसान तरीके से फ्रिक्शन को डिफाइन किया गया है। व्हाट इज द एडवांटेज, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की जो है लाभ क्या है। तो जिस तरीके से फ्रिक्शन की हानियां है उसी तरीके से फ्रिक्शन के लाभ है। हम अगर जमीन पे चल रहे हैं, पृथ्वी से हमारा कांटेक्ट है, तो फ्रिक्शन का बहुत बड़ा रोल है। कोई व्यक्ति अगर किसी खंबे पे या पिलर पे चढ़ जाता है तो वो फ्रिक्शन का ही उस पर रोल है। इसलिए फ्रिक्शन जो है हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और भी इसके जो एडवांटेजेस है वो आप देख सकते हैं। इसको हमने लेक्चर नंबर 21 फ्रिक्शन वाला लेक्चर नंबर 21 में है। फिर इसके बाद आता है मेंशन लॉज ऑफ फ्रिक्शन। बिल्कुल सिंपल, हमने आपको बताया था अगर स्टैटिक और डायनेमिक नहीं पूछता है तो हमने स्टैटिक तो लॉ ऑफ फ्रिक्शन बताए हुए हैं, वो आप लोग देख सकते हैं। लॉ ऑफ फ्रिक्शन लेक्चर नंबर
22 में देख करके जाइए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकता है किसी दूसरे तरीके से कि स्टैटिक लॉ बताइए या डायनेमिक लॉ बताइए। तो ये हो गए कि फ्रिक्शन के नियमों की व्याख्या कीजिए, बहुत अच्छे से समझाया गया, आप इनको देखिए और अच्छे से पढ़िए। फिर इसके बाद क्वेश्चन कहा गया है, एक न्यूमेरिकल आया है, वो भी बिल्कुल आसान है, इससे टफ टफ न्यूमेरिकल हुए हैं आपके। 50 किलोग्राम भार की एक वस्तु सतह पर रखी हुई है, कोई एक वस्तु है, 50 किलोग्राम उसका भार है, तो अगर उस पर हम जो है 9.81 का मल्टीप्लीकेशन करा दें तो उसका न्यूटन में वेट निकल आएगा। यदि रगड़ का कॉफिशिएंट म्यू इक्वल्स टू दिया है 0.25, तो इस वस्तु को केवल चलाने मात्र के लिए न्यूनतम बल, मान लीजिए कि F क्या है, न्यूनतम बल, और जैसे ही F आप चलाएंगे तो F बराबर म्यू आर यहाँ पर लगने लगेगा अगर इसकी रिएक्शन R है। जब आप न्यूनतम बल F लगाया इसको चलाने के लिए, तो आप जब न्यूनतम बल लगाएंगे इस तरफ को तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, F बराबर म्यू इंटू आर होता है, F बराबर म्यू इंटू आर। आप इसको अगर रिजॉल्व करते हैं तो ऊपर वाले फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर आ जाएंगे, आर इक्वल्स टू आ जाएगा 50, बहुत ध्यान से समझिए, 50 इंटू 9.81, तो आर की वैल्यू आ गई, यहाँ पे आर की वैल्यू रखी, म्यू की वैल्यू आपको ये दी हुई है, तो फ्रिक्शन फोर्स निकल आएगा। क्लियर? लेकिन ध्यान रखिए फोर्स की यूनिट न्यूटन में है, तो आपको न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 5 नंबर आसान बिल्कुल, देखिए तो वीडियोस में सब आपको बताया गया कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं। तो ये चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फिर इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिफ्थ क्वेश्चन में। एक एक क्वेश्चन आपको समझाया जा रहा है, इसलिए आपको इस वाले लेक्चर को या इस वाले वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना है, ताकि वो भी सोल्यूशन देखें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको लिखना क्या है, ये हम आपको बता रहे हैं, ताकि ये जो 60 में से 10 मार्क्स, 12 मार्क्स, 5 मार्क्स आते हैं, क्यों आते हैं, इसी वजह से पूरा आपको लिखना है, एक एक चीज समझाना है। अभी भी आपके पास टाइम है, खूब पढ़िए। एक साधारण मशीन की परिभाषा दीजिए, मशीन की दक्षता को किस प्रकार परिभाषित करते हैं, आदर्श मशीन क्या है। देखिए इसको 3 लेक्चर में कंप्लीट किया गया है, लेक्चर नंबर 41, लेक्चर नंबर 42 और लेक्चर नंबर 43। ठीक, क्योंकि पहले मशीन को पूछा गया, उसके बारे में एक अलग लेक्चर बना हुआ है, फिर पूछा गया एफिशिएंसी के बारे में, उसका अलग लेक्चर बना हुआ है, और फिर आइडियल मशीन। तो जैसे एक क्वेश्चन था कि आइडियल मशीन और व्यवहारिक मशीन में क्या अंतर है, अगर उस तरह आता तो एक ही लेक्चर में कवर हो जाता, लेकिन अलग अलग क्वेश्चन आए तो इन अलग अलग लेक्चर वीडियो में आप जाकर के इनको देख सकते हैं कि लेक्चर नंबर 41 में क्या है, फिर लेक्चर नंबर 42 में सारे जवाब आपको मिल जाएंगे। फिर आया क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज अ लीवर, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ लीवर, मेंशन एनी वन प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ लीवर, या फिर लीवर क्या है, लीवर के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, लीवर का व्यवहारिक उदाहरण दीजिए। 5वें का फर्स्ट था, 5वें का सेकंड। लीवर को हमने अभी जो हमारा लास्ट वीडियो था जिसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को लास्ट कवर किया गया है, लेक्चर नंबर 48, उसमें लीवर को एक्सप्लेन किया गया है। सबसे लास्ट में आप वहां से प्रिंसिपल ऑफ लीवर या फिर लीवर या उसके जो प्रयोग हैं या उनके जो उदाहरण है वो देख सकते हैं। इसके बाद इसका तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से किसी एक का विवरण प्रस्तुत कीजिए। स्क्रू जैक को लेक्चर नंबर 47 में बताया गया है, और फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली को लेक्चर नंबर 45 में बताया गया है। तो वहां से आप इन दोनों क्वेश्चन को देख सकते हैं कि क्या किया गया। इस तरीके से 50 मार्क्स का पेपर तो कंप्लीट हुआ। अब जो नेक्स्ट, जो कि 60 मार्क्स का पेपर है, तो जो नेक्स्ट 10 मार्क्स बचते वो बहुत ही आसान थे, ट्रू और फॉल्स थे। जिसमें पहला क्वेश्चन था, वेलोसिटी एक वेक्टर मात्रा है। बिल्कुल सही, वेलोसिटी को बताने के लिए आपको डायरेक्शन चाहिए है। लुब्रिकेशन से रगड़ कम होती है। जब कोई एक दुकान है उसमें शटर लगा हुआ है, वो खड़खड़ खड़खड़ की आवाज होती है उसमें, तो अगर आप किनारे उसके ग्रीस लगा देते हैं तो वो आवाज कम होती है और स्मूथली वो शटर ऊपर और नीचे होने लगती है। इसका मतलब लुब्रिकेशन से रगड़ कम होती है, ये भी ट्रू है। ट्रू और फॉल्स की बात हो रही है। तो पहला था वेलोसिटी एक वेक्टर मात्रा है, ये ट्रू है। लुब्रिकेशन से रगड़ कम होती है, ये भी ट्रू है। पुली एक लिफ्टिंग प्रणाली है। अभी हमने जो 5वां चैप्टर पढ़ा था सिंपल लिफ्टिंग मशीन, उसमें पुली पढ़ा था, इसका मतलब पुली एक सिंपल लिफ्टिंग मशीन है, तो ये भी सत्य है। फिर इसके आता था बल बराबर मास गुणित त्वरण। तो हम बराबर जानते हैं बल यानी कि F बराबर m इंटू ए, पढ़ते चले जा रहे हैं, तो मास गुणित त्वरण ये भी सही है। फिर नेक्स्ट है मोमेंटम इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम इक्वल्स टू m इंटू वी होता है, तो ये भी हो गया, ट्रू हो गया। फिर इसमें करने कोई 5 थे और आपको 7 दिए थे। स्क्रू जैक इज नॉट अ मशीन, स्क्रू जैक एक मशीन नहीं है, जबकि हमने पढ़ा है स्क्रू जैक एक मशीन है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये फॉल्स है, मींस इसमें गलत दिया हुआ है कि स्क्रू जैक एक मशीन नहीं है, उन्होंने कहा है, जबकि ये है, तो ये असत्य हो गया।
और अगला क्वेश्चन है कि एक दक्षतापूर्ण मशीन की दक्षता 100% होती है, यानी कि कोई एक दक्ष मशीन जो होगी उसकी दक्षता 100% होगी, ये ट्रू है। तो लगभग सभी ही ट्रू हैं, सिर्फ एक स्क्रू जैक वाला छोड़ करके जो असत्य है। तो क्वेश्चन पेपर में आप 100 में 100 नंबर जितना मीन्स 60 में 60 ला सकते हैं या फिर 100% मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन लिखना आना चाहिए। जितना यहाँ पर लिखवाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए लिखवाया कि आप लोग लिखें, और यही मेरा फोकस है कि आपको अभी भी समय है, आप पढ़िए और पढ़ करके इसी तरह से पेपर आएगा, कोई बहुत बड़ा अलग पेपर नहीं आना है। क्योंकि चाहे ऑब्जेक्टिव आए, अब जो ट्रू फॉल्स आए उसको आप चाहे जितना पढ़ा लीजिए, कहीं से भी पढ़ लीजिए, कहाँ से आएगा ये नहीं पता, लेकिन अगर पूरा पढ़ लिया तो कहीं से भी आ जाएगा, तो आप कर लेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो, और चाहे वो वन वर्ड का क्वेश्चन हो। इसलिए जो भी समय है आप सब कुछ पढ़िए, यहाँ से इस पूरे पेपर का सोल्यूशन होता है और हो गया है, और आपको हर एक जो वीडियो है जिसका क्वेश्चन आया है उसका आपको लिंक दे दिया गया है। तो बस मन लगा करके पढ़िए। शुभकामनाओं के साथ, शैलेंद्र एकेडमी आपके साथ हमेशा है। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका सोल्यूशन मिल सके और वो भी अच्छे नंबर ला सके। आपको सोल्यूशन पसंद आया है तो कमेंट में आप अपना फीडबैक दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।